फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्लास 10th एनसीईआरटी का निचोड़ लेकर आए हैं, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये सारा जो है टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो जितना भी है क्लास 10th का 60 से 70% क्वेश्चन जो आप लोग का बन जाएगा, जो कि ज्योग्राफी में 8 नंबर के लिए या फिर मेन पेपर के लिए जो भी पढ़ना चाहते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, प्लस जो है आगे जो पढ़ाएंगे, वैसे क्लास 10th का सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, खास करके पहला चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखिए यहाँ पर जो है एनसीईआरटी बुक से लिए हैं, यहाँ पर जो है सारा बुक से ही लिख के आला है। ठीक है, अच्छे से इसको देखिएगा। पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। देखिए क्या कहता है संसाधन एवं विकास में। देखिए पहला पॉइंट है संसाधन के बारे में। जानते हैं संसाधन के बारे में। संसाधन जो है उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पूछेगा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना आप लोग को उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, एक तो जैविक, दूसरा था अजैविक। ठीक है, याद रखना है। और तीसरा जो है दूसरा समाप्तीय या उपयोगिता के आधार पर पूछेगा। समाप्तीय या उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितना प्रकार के, एक होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय जानते हैं जिसका कि हम लोग क्या करते हैं, पुनः जो है उसको उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम जो है ये सब अनवीकरणीय हुआ, और सौर ऊर्जा जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये है नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, यहाँ पर जो है अच्छे से समझिएगा। अगला यहाँ पर समाप्तीय कहे या उपयोगिता के आधार पर कहेगा संसाधन कितने प्रकार के, याद रखना 2 गो, एक नवीकरणीय दूसरा अनवीकरणीय। अगला स्वामित्व के आधार पर संसाधन पूछेगा कितना प्रकार के, तो याद रखना 4 प्रकार के, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ पर याद राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ये 3 गो है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जो है याद रखना है व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर याद रखना है संसाधन 3 प्रकार के, व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये 4 प्रकार के। ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों, यहाँ पर जो है 4 प्रकार के हो गया। अगला कहता है विकास के आधार पर। यहाँ पर याद रखना विकास के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के, यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो गया। यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर विकास के आधार पर संसाधन जो है ये 4 प्रकार के ये भी होते हैं, एक संभावी, विकसित, और दूसरा संचित कोष, और एक होता है भंडारित भी। यहाँ पर छूट गया है, एक होता है कौन सा, भंडारित संसाधन। भंडारित याद रखना है आप लोग को। एक चौथा क्या हो जाएगा, भंडारित संसाधन होता है। ठीक है, अगला देखिए कहता है जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है, तो याद रखना मनुष्य, वनस्पति, ठीक है, और प्राणी जात, वनस्पति जात और प्राणी जात, मत्स्य, जीवन, पशु या जैव संसाधन है। यानी जिसमें जीवन पाया जाता है वो सब क्या है, जैव संसाधन। ठीक है, जो कि सजीव है उस जैव संसाधन। वनस्पति या मनुष्य हो गया, जैसे जीवन पाया वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, प्राणी जात, मत्स्य और जीवन, पशु, याद रखना है ये सब क्या है, जैव। और अजैव जो है, जो कि जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, चट्टान, धातु, मिट्टी, ये सब क्या है, अजैव संसाधन। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कहता है नवीकरणीय संसाधन। इसका एग्जांपल बताइए। तो नवीकरणीय संसाधन जानते हैं जिसका कि पुनः जो है हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जैसे पवन कभी ख़त्म नहीं होने वाला, हवा जो है, फिर जल, और कौन सा संसाधन, नवीकरणीय, भूतापीय ऊर्जा, कौन सा संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। कोयला, यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन याद रखना है, कोयला, पेट्रोलियम और डीजल, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। अगला कहता है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन समुद्र तट से 12 मील दूर जो है, या 22 पॉइंट, यहाँ पर कितना 22.2 किलोमीटर तक जो है राष्ट्रीय संसाधन होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समुद्र तट से 200 समुद्री मील दूर तक कौन सा संसाधन होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, बाहर का क्षेत्र। ठीक है, 200 समुद्री मील से दूर के बाहर का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कहता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत के पास अपवर्जिक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। ठीक है, भारत के पास, याद रखना है, किसके पास, भारत के पास। अगला है रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, याद रखना है, कब, 1992 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है और ये पूछ सकता भी है। ठीक है, याद रखना, जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यही लिखा हुआ है, याद रखना है, जून 1992 में। ठीक है, अगला कहता है कि भूमंडलीय वन सिद्धांत पर मुहर लगा था उसी समय।
और सतत पोषणीय विकास हेतु 21 एजेंडा को स्वीकृति किया गया था। याद रखना है 1992 का बात कर रहा है। कितना 21 एजेंडा पर जो है स्वीकृति मिला था। याद रखना सतत पोषणीय विकास हेतु, ठीक है। यहाँ पर 21 एजेंडा पर मुहर लगा था। और 1997 में 92 के बाद 5 साल इसमें जोड़िएगा, कितना हो जाएगा 1997। याद रखना 1997 में दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन पूछेगा तो याद रखना आप लोग को इसमें 5 साल जोड़ दीजिए, 2000 कितना आ जाएगा 2000 यहाँ पर 2 में, यहाँ पर 2002 में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है खनिज और कोयले की प्रचुर भंडारण। जानते हैं आप लोग खनिज जो है सबसे अधिक कहाँ है? झारखंड में। झारखंड में सबसे अधिक क्या है? खनिज है। खनिज में खनिज और कोयला, खनिज में जो है ज़्यादा क्या है कि झारखंड में कोयला है। अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जगह पर क्या है? अधिकतर मात्रा में खनिज है। अरुणाचल प्रदेश, ये सब एनसीईआरटी बुक का सारा पॉइंट है। आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए और अच्छे से जो है इसको लिखा कीजिए, ठीक है। इसको याद रखा कीजिए, एक बार में नहीं होता, 2-3 बार वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन की प्रचुर मात्रा है। पूछेगा जल संसाधन की प्रचुर मात्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। गांधी जी ने क्या कहा था? देखिए इसका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कहता है किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। अर्थात हमारे को पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, ठीक है। जो आदमी लालच करता है, थोड़ा संतुष्टि नहीं होता है, उसके लिए गांधी जी ने बोला था। यहाँ पर जो है अगला कहता है 1968 में पूछेगा कौन सा हुआ था? क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। किसने? क्लब ऑफ रोम ने, याद रखना। फिर 1974 में सुमशेर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के दर्शन का पुनरावृत्ति किया था। याद रखना स्मॉल इज ब्यूटीफुल में जो है किसने? सुमशेर ने जो है इसी का पुस्तक है, उसने किसके बारे में याद रखना है? गांधी जी के दर्शन का पुनरावृत्ति किए थे। अगला क्वेश्चन कहता है 1987 में ब्रूटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधिकार योगदान, इसने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की थी। इसके बाद हमारा साझा भविष्य शीर्षक पुस्तक प्रकाशित हुआ, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए क्या कहता है, इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से है, अच्छा से समझिएगा। भारत में 43% भूभाग क्षेत्र पर कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधा है। याद रखना पूछेगा भारत में कितना प्रतिशत भूभाग पर? 43% भूभाग पर जो है यहाँ पर क्या है? कृषि किया जाता है और जो है उद्योग के विकास के लिए सुविधा है। 30%। अगला क्या है? 30% क्या है? पर्वतीय है। याद रखना है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27%, कितना? 27% भाग क्या है? पठारी है। पूछेगा खेती गृहस्थी कितना प्रतिशत? मैदानी इलाका एक तरह से यहाँ पर जो है याद रखना है 43%। अब पर्वतीय इलाका जो है पहाड़ी इलाका हुआ कितना? 30%। और जो है पठारी इलाका कितना है? 27%। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहेगा, इंपॉर्टेंट में यहाँ पर जो है ई भी क्वेश्चन है। एंड्रीन से मेढक प्रजनन दर को कम कर देता है। याद रखना है एंड्रीन का प्रयोग से जो है यहाँ पर मेढक के प्रजनन को क्या करता है? कम करता है। अगला भूमि का उपयोग वन में करते हैं, भूमि का उपयोग कहाँ करते हैं? जंगल लगाने में, कृषि के लिए अनुपलब्धि भूमि में, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि में, गैर कृषि कार्य में लगा भूमि में, इमारत सड़क उद्योग भूमि का उपयोग हम लोग करते हैं इसी जगह। अब परतु भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि तथा वृक्षों या वृक्ष फसल वनों अधीन भूमि, बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्ष से खेती नहीं हुई है, उसी को क्या कहते हैं? बंजर भूमि। याद रखना है बंजर भूमि किसे कहेंगे? जहाँ की 5 वर्ष से अधिक जो है खेती नहीं हुई है, उसी को बंजर भूमि। अगला है परती भूमि। अगला क्या है? परती भूमि। जहाँ 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं हुई है, उसे वर्तमान परती भूमि कहते हैं। 1 से 5 वर्ष की खेती नहीं हुई है जहाँ पर परती भूमि कहेंगे, ठीक है। अगला शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र। भूमि उपयोग के कारण भौतिक कारक, भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारण, जनसंख्या घनत्व, यहाँ जो है प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति, परंपरा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा तो इसको ध्यान न करना उतना। अगला देखिए इंपॉर्टेंट बनेगा, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसका 93% भाग का ही भू उपयोग आंकड़ा
उपलब्ध है। याद रखना, पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर खेती की जाती है। देखिए कितना प्रतिशत, 80% भूमि पर क्या होता है, खेती होता है। और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मात्र 10% कृषि, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, सब जगह का भूमि अलग अलग है ना ज़मीन। यहाँ पर पंजाब हरियाणा सब जो है खेती के लिए ही प्रसिद्ध है। गेहूँ खूब होता है, धान सब ये सब खूब होता है, गेहूँ सब, इसीलिए जो है पंजाब हरियाणा की पर कितना जो है 80% खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% खेती होते हैं। याद रखना। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आया, तो पूछेगा राष्ट्रीय वन नीति जो है कब आया था, कब लागू हुआ, निर्धारित हुआ 1952 में। वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वांछित वन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। पूछेगा कि भारत में जो है कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन होना चाहिए, 33%। कितना, 33%, याद रखना है। अगला कहता है बंजर भूमि में शामिल पहाड़ी, चट्टान, सूखी व मरुस्थलीय भूमि आते हैं। बंजर भूमि में याद रखना पहाड़ी, चट्टान और मरुस्थलीय भूमि। गैर कृषि भूमि, बस्तियां, सड़क, रेल लाइन, उद्योग। मानवीय आवश्यकता का 95% भूमि से प्राप्त होता है। याद रखना है। पूछेगा मानवीय आवश्यकता जो है अधिकतर जो है किससे, कितना प्रतिशत, 95% भाग भूमि से प्राप्त होता है। अगला, अब यहाँ पर जो है मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में, पहला जो चैप्टर है उसी में मिट्टी के बारे में भी दिया है। याद रखना है, भारत में सबसे अधिक मिट्टी कोई पाया जाता है तो वह है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जानते हैं, जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी जो है हम लोग के इधर जो है जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। याद रखना है, जलोढ़ मिट्टी जो है कहता है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र में पाया जाता है। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है, याद रखना है, जो है नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखना, सकरा गलियारा राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है। पूछेगा जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ फैली हुई है, याद रखना है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी में। और याद रखना है गलियारा राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। महानदी गोदावरी, कृष्णा नदी के डेल्टाई जलोढ़ मृदा से बना है। इसमें रेत, सिल्ट और मृतिका पाया जाता है। याद रखना है, ठीक है। याद रखना है जलोढ़ मिट्टी जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में बताते हैं, इसमें नहीं दिया है लेकिन थोड़ा सा बताते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है उसको 2 भाग, एक खादर, दूसरा बांगर। खादर जानते हैं, जिसमें कि खाद की मात्रा हो, जो कि नदी के किनारे जो मिट्टी होता है ना, जो कि हर एक साल बदलते रहता है, नदी में बाढ़ आने से, पानी आने से वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है कि नहीं, तो वही जो है उसको खादर मिट्टी कहते हैं। उसमें जो है नाइट्रोजन की अधिकतर रहता है, अधिकतर जो है नाइट्रोजन। और खादर हो गया, इसके बाद फिर नदी से दूर मिट्टी होगा उसको बांगर मिट्टी कहेंगे। उसमें जो है ना ह्यूमस की एक तरह से कमी रहेगा, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो है याद रखना है। अब देखिए नदियों में बड़े कण वाले मृदा प्राय नदियों के मुहाने पर, पर्वतीय तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चोप और तराई क्षेत्र में पाया जाता है। पूछेगा नदियों में बड़े कण वाले मृदा प्राय कहाँ पाए जाते हैं, याद रखना द्वार, चोप और तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा में देखिए किसकी किसकी कमी होता है। जलोढ़ मिट्टी में खास कर तो पोटास, फास्फोरस, चूना पाया जाता है। याद रखना जलोढ़ मृदा में क्या क्या पाया जाता है, फास्फोरस, पोटास, फास्फोरस, चूना पाया जाता है। कमी जो है सूखे क्षेत्र की मृदा क्षारीय होती है। याद रखना कमी जो है इसमें नाइट्रोजन की कमी होता है। पूछेगा जलोढ़ मिट्टी में, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन याद रखना आप लोग कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की। और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन में जो है पौधे को वृद्धि करेगा तो यहाँ पर जो है उसके लिए जो है हम लोग खाद देते हैं, और खाद इतना देते हैं कि आज के डेट में हम लोग के लिए लाभदायक हो गया है। क्या जान रहे हैं, भूमि। अब देखिए कमी हो गया। अब फसल जो है जलोढ़ मिट्टी में देखिए कौन कौन सा होता है। याद रखना आप लोग को, फसल में गन्ना, चावल, गेहूँ, दलहन फसल, यानी सब तरह का फसल जो है ना जलोढ़ मिट्टी, हम लोग के इधर तो सभ्य चीज़ हो जाता है जी, इसलिए जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, काली मृदा। अगला मिट्टी है कौन सा, काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण पूछेगा ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से होता है। ठीक है, याद रखना है लावा से होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। काला रंग एल्युमिनियम तथा लौह यौगिक के कारण होता है। काली मिट्टी का काला रंग एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण काला रंग रेगुर मृदा कहा जाता है। याद रखना काला रंग यानी काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। कपास की खेती हेतु अन्य नाम काली कपासी मृदा कहते हैं। क्षेत्र पूछेगा दक्कन पठार, बेसाल्ट, पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र, सौराष्ट्र,
सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यहाँ पर लिखा मालवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में गोदावरी और कृष्णा नदी के घाटियों तक फैली हुई है। याद रखना इंपॉर्टेंट लाइन है। काली मृदा जो है एक तरह से काली मिट्टी जो है सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है काली मृदा अधिक पाया जाता है और काली मिट्टी में ही अधिकतर जो है कौन सा? कपास की खेती होती है। ठीक है, कपास की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। कपास यानी कपासी मृदा इसीलिए कहा जाता है काली मृदा को ही कपासी मृदा, क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक होती है। कपास यानी रुई को नहीं जानता है, उसी वही जो है खेती होती है। ठीक है, समझ गए हैं। अब देखिए निर्माण लावा जनक सेल आग्नेय सेल से होता है इसका निर्माण काली मिट्टी। अगला कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम पोटास चूना से परिपूर्ण होता है। फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? इसमें कम होती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम पोटास चूना से परिपूर्ण होता है ये मिट्टी। ठीक है, अगला लाल और पीली मिट्टी, अगला इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र हिस्से में याद रखना है। लाल मृदा आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाली भाग में होता है। ठीक है, लाल पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर, पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र पर, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, अगला लाल रंग आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। याद रखना है, लाल जो मिट्टी जो है, लाल या पीली मिट्टी जो है, इसमें जल जब मिल जाता है ना, यहाँ पर जो है पीला रंग हो जाता है, पीला रंग होता है। फसल इसके लिए चावल, मूंगफली, तंबाकू, मक्का, बाजरा ये सब होता है इसमें। अगला लाइन जो है ध्यान दीजिए, अगला मिट्टी के प्रकार में लेटेराइट मिट्टी भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। भारी वर्षा से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हो एक तरह से यहाँ पर जो है होता है। अधिकतर गहरी तक अम्लीय pH मान 6 होती है। याद रखना है। क्षेत्र दक्षिणी राज्यों में महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी प्रदेश होता है। ठीक है, वनस्पति के अभाव में ह्यूमस की कमी होती है। याद रखना है, यानी पेड़ पौधा के अभाव में जो है यहाँ पर ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। कौन सा मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी में। अगला कहता है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन मृदा से में चाय अथवा कॉफ़ी यानी कहवा उगाई जाती है। कौन सा मिट्टी में? लेटेराइट मिट्टी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के इस मृदा में काजू उगाया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में जो है इस मिट्टी में कौन सा? काजू उगाया जाता है। एल्युमिनियम और लौह ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है। पूछेगा लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। किसके कारण? एल्युमिनियम और लौह ऑक्साइड के कारण। अगला है मरुस्थलीय मिट्टी। क्या है मरुस्थलीय मिट्टी? समझिएगा। ह्यूमस और नमी की कम मात्रा, मृदा सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। ह्यूमस और नमी की मात्रा तथा कम हो जाता है, जिसके लिए मरुस्थलीय मृदा में जो है ह्यूमस की मात्रा कम रहती है। सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। कैल्शियम की मात्रा क्या होता है? बढ़ती। क्षेत्र जो है राजस्थान सबसे पहले याद रखना है। मरुस्थलीय क्षेत्र क्या है? भारत का सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान ही है, थार जो कि वहीं पर पड़ता है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार ही है। अगला है गुजरात, दक्षिण पंजाब, पश्चिम हरियाणा, यहाँ पर याद रखना है। अगला उनथाक भूमि। अब यहाँ पर जो है इसके बारे में उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट सब टॉपिक था इसको हम बता दिए हैं। अब जो है इसका ऑब्जेक्टिव जितना भी है उसको लेकर आएंगे अगले वीडियो में। आप लोग इसको अगर एक बार नहीं देखे हैं तो एक बार और अच्छे से देख लीजिए। एक बार में यदि क्लियर नहीं होता है तो उसको एक बार अच्छे से देखिए कीजिए। ठीक है, इसको बढ़िया से देखिए। इसके बाद जो है NCERT और SCERT दोनों बुक का जो है हम ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ये BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बाकी और भी एग्ज़ाम जो भी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT बुक का टोटल फैक्ट इसमें लिखा हुआ है। एक भी इधर उधर से लाइन नहीं है। NCERT का ही बुक का सब हम लिख के लाए हैं। इसको अगर भी आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।